पश्चिम मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विवस्वान जी हेबाळकर लाभान्वित करने के लिए मिले हैं। वे हमें लोक जीवन में पारंपरिक विज्ञान का स्थान इस विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। शुरुआत हम शक्ति प्रार्थना से करेंगे। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सोनाली साहू जी को। सोनाली ताई। हाँ, विवस्वान जी आलेत. हा, हाँ। हे तुमचं स्वागत आहे. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद सोनाली ताई। अब शारदा शक्ति का परिचय करा देगी श्रीमती प्रेमा घोसारवाडकर जी। प्रेमा जी। नमस्कार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से शक्ति नामक महिलाओं का राष्ट्रीय संगठन 2003 में स्थापित हुआ और भारत के विभिन्न राज्यों में इसकी शाखाएं हैं। पर्यावरण, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र में शारदा शक्ति के नाम से 2006 से हम विभिन्न उपक्रम चला रहे हैं। चिकित्सा, अभियांत्रिकी, शिक्षा, अनुसंधान जैसे विविध क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं इस संगठन का कार्य आगे बढ़ा रही है। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालयीन छात्राओं के लिए हम युवा शक्ति अभियान कार्यक्रम आयोजित करते हैं। स्कूली विद्यार्थियों के लिए जागृति अभियान, यह वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम पिछले वर्ष चलाया गया और इसके लगभग 10 कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में आयोजित किए गए। स्कूली और महाविद्यालयीन छात्रों में बुनियादी विज्ञान के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसके लिए वैज्ञानिक आपके द्वार यह उपक्रम विभिन्न स्कूलों में और कॉलेजों में चल रहे हैं। वैज्ञानिकों और छात्रों की सीधी भेंट कराकर विद्यार्थियों में विज्ञान विषय पर शोध करने की प्रेरणा जागृत हो, इसके लिए शारदा शक्ति ने ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके साथ ही आम जनता को भी दैनिक जीवन में विज्ञान की जानकारी मिले और वे विज्ञान आधारित दृष्टिकोण अपनाएं, इसलिए हर महीने शारदा शक्ति की ओर से विज्ञान कट्टा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यहाँ विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ अपने विषय की जानकारी सरल तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बाद में श्रोताओं के प्रश्नोत्तर से विषय की और अधिक जानकारी मिलती है और यह कट्टा अपनापन महसूस करता है और भी खिल उठता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर अपराध, फोरेंसिक साइंस, खतरनाक प्लास्टिक, साथ ही ऋतु अनुसार स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, शास्त्रोक्त पद्धति से बनाए गए मंदिर और स्तंभ, गुफाओं की संरचना, विज्ञान में नोबेल पारितोषिक विजेता महिलाएं इत्यादि विभिन्न विषयों पर अब तक 80 विज्ञान कट्टे आयोजित किए जा चुके हैं। 80वां विज्ञान कट्टा हमने बड़े पैमाने पर मनाया था। 21 फरवरी 2026 को शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे के साथ मिलकर हमने यह कार्यक्रम मनाया। इस कार्यक्रम के अवसर पर विज्ञान दिन मनाने के लिए महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए
एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रकार के विविध कार्यक्रम शारदा शक्ति की ओर से आयोजित किए जाते हैं। इस आनंदोत्सव में शामिल होने के लिए शारदा शक्ति आप सभी को सादर आमंत्रित करती है। आप क्या कर सकते हैं, तो विज्ञान कट्टा के वक्ता के रूप में भी सहभागी हो सकते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में चलने वाले विविध कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में सहभागी हो सकते हैं। इस कार्य के लिए अपना समय वॉलंटियर के रूप में दे सकते हैं। इस कार्य के तहत विभिन्न वैज्ञानिकों को, स्कूल के प्रधान अध्यापकों को और शिक्षकों से मिलना पड़ता है। अपने संबंधों से कार्यक्रम तय करवाने पड़ते हैं। यदि ऐसे वैज्ञानिक या स्कूलों में आपकी जान पहचान हो तो आप हमसे संपर्क करें, जिससे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके और इसका विस्तार कर सके। आप कुछ आर्थिक सहायता देकर भी अपने धन का सदुपयोग समाज के लिए कर सकते हैं। आइए इस काम में अपने शक्ति का उपयोग करें और समाज के ऋण से मुक्त हो सके। संपर्क के लिए हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल पता पर्चे में दिया गया है, उस पर आप अवश्य संपर्क करें। अब आज का 83वां विज्ञान कट्टा श्री विवस्वान जी हेबाळकर प्रस्तुत करेंगे और उनका परिचय डॉक्टर उज्ज्वला माटे देंगी। ओवर टू उज्ज्वला ताई। धन्यवाद प्रेमाताई। विवस्वान जी हेबाळकर का अब मैं परिचय करा देती हूँ। श्री विवस्वान जी शरदराव हेबाळकर मूल रूप से आंबेजोगाई के निवासी है। उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस में एमटेक की शिक्षा प्राप्त की है। वे वर्ष 2011 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक है। इससे पहले उन्होंने जलगांव शहर जिला विभाग प्रचारक और बुलुंड विभाग प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं दी है। पिछले 1 वर्ष से वे विज्ञान भारती के पश्चिम मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री है, जिसका केंद्र भोपाल है। संगठन के कार्य के सिलसिले में उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों की यात्रा की है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर उन्हें कई परिवारों के साथ रहने का अवसर मिला है। आदिवासी क्षेत्रों में भी उनका बहुत बड़ा व्यापक संपर्क रहा है। इस निरंतर प्रवास के दौरान उन्हें मिले अनुभवों और विज्ञान के साथ उनके जुड़ाव के बारे में आइए हम सीधे उन्हीं से सुनते हैं। अब मैं विवस्वान जी से आग्रह करूंगी कि वे अपना मार्गदर्शन दें। मार्गदर्शन के बाद प्रश्न उत्तर होंगे। इसके लिए आप सभी को विनंती है कि आप आपके प्रश्न चैट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। विवस्वान जी, ओवर टू यू। विवस्वान जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आप आपका प्रेजेंटेशन लोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जी? तो दो विषय है। एक तो आज जिस विषय को लेकर के आज इसमें संवाद होना अपेक्षित है, उस विषय को लेकर के एक प्रस्तावना के स्वरूप में मैं शुरुआत में कुछ सामने रखूंगा और फिर उसके बाद में कुछ प्रेजेंटेशन के भी कुछ विषय सामने रखेंगे और फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तरी का जैसा एक स्वाभाविक प्रश्नोत्तरी की एक स्वाभाविक रचना जैसे रहती है वैसे हम कर सकते हैं। तो एक थोड़ी सी समस्या है, तो मुझे लगता है वहां से वो प्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है क्या? हाँ जी, मैं 1 मिनट में हाँ स्लाइड आराम से। तब तक मैं विषय शुरू कर देता हूँ। आप शुरू करके प्रथम जो स्लाइड है उसको ला करके रख दीजिए। आज का जो मुख्य विषय है जिसके अंदर हमने भारत की एक लोक जीवन के अंदर जो परंपरागत विज्ञान की बातें आती है उस विषय को लेकर के कुछ चर्चा हो, ऐसी अपेक्षा मेरे सामने रखी गई थी।
यह जो उपक्रम हमारा चलता है वो प्रशंसनीय है। सामान्यतः दो प्रकार के विषय हमेशा आते हैं कि कुछ विषय चलते हैं वो तत्कालीन विषय होते हैं केवल, और कुछ समय के बाद वो समाप्त भी हो जाते हैं। कुछ विषय ऐसे रहते हैं कि जो पूरे होने तक चलते हैं। जो विषय पूरे होने तक चलते हैं उनको हम मिशन मोड में वो विषय चल रहे हैं ऐसा कहते हैं। जो विषय केवल किसी इवेंट के लिए उतने काम के लिए चलते हैं वो मिशन मोड में है ऐसा हम नहीं कहते। मुझे ऐसे लगता है कि इस प्रकार के जो हमारे उपक्रम है वो हमारी शक्ति की नियमित कार्य पद्धति को धीरे धीरे मिशन मोड में लेके जाने वाले कार्य के रूप में स्वाभाविक रूप से आते हैं, लेके जा रहे हैं ऐसा हम समझ सकते हैं। परिचय में एक जो बात बताई गई उसको थोड़ा मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। एनवायरमेंटल साइंस में मेरा एमटेक नहीं हुआ, एनर्जी स्टडीज में मेरा एमटेक हुआ है। केवल उतना ही मुझे बताना था। आज के विषय के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं जो अभी मुझे लगता है स्लाइड सभी को दिख रही होगी, वो है विमर्श एवं परिमाण। तो अंग्रेजी में नैरेटिव्स एंड पैरामीटर्स मोटा मोटी कह सकते हैं इसको। 100% ट्रांसलेशन तो थोड़ा मुश्किल होगा इसमें, लेकिन परंतु इसको ऐसा कहा जा सकता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में अभी जो समय आवंटित किया है उस समय में लगभग पहले 5 मिनट 5 से 6 मिनट हम थोड़ी इसकी प्रस्तावना देखेंगे और उसके बाद लोक जीवन के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी प्रक्रियाओं को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस विषय में अध्ययन किया जा सकता है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा है कि हम कई बार अपने स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के विषयों को लेकर के भी जब चर्चा करते हैं तब इस विषय को कहते हैं कि अब ये जो विमर्श मतलब कुल मिलाकर के जो थॉट प्रोसेस हमारी चलनी चाहिए उस थॉट प्रोसेस को एक बार हम टटोल ले कि वो क्या है। तो स्वदेशी विज्ञान आंदोलन यानी क्या है, ऐसा जब भी हम देखते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो फिर उस स्वाभाविक रूप से दो बातें उसमें सामने आती है कि वही स्लाइड रखनी चाहिए। स्लाइड मुझे लगता है स्लाइड, हाँ यही है विमर्श एवं। तो अभी इसी के ऊपर एक 5-7 मिनट थोड़ी चर्चा करेंगे फिर आगे के विषय में चलेंगे। तो सामान्य रूप से किसी भी विषय को समझने के लिए हम पहले से किस माइंडसेट में है ये बहुत मायने रखता है। तो पहले से हमारा लंबे समय से एक माइंडसेट जो है वो कॉलोनियल माइंडसेट रहा भी है और वो स्वाभाविक भी है, लंबे समय से उसमें रहे हैं, उसी का अध्ययन किया है। समकालीन विज्ञान के अंदर जिस प्रकार की पढ़ाई हमने की है, जिस एजुकेशन सिस्टम से हम सब लोग गुजरे हैं, जिस प्रकार का माहौल हमारे आजू बाजू में हो, तो उसका एक स्वाभाविक परिणाम तो उसके अंदर रहता ही है। इसका एक छोटा सा उदाहरण जब आता है कि जब बीच के समय में कुछ गोष्ठियों के कार्यक्रम चले, उसमें विषय आया था कि स्वाधीनता से स्वतंत्रता क्यों हुए। तो स्वाधीन हुए तो स्वतंत्र हुए क्या, यहाँ तक की जो यात्रा की बात आई तो उसमें फिर ये विषय समझाए गए कि जैसे उदाहरण के लिए विकास यात्रा की जब बात करते हैं तो किस बात को विकास यात्रा कहेंगे। तो कोई सर्कस होती है, सर्कस के अंदर हाथी जो है वो फुटबॉल खेलता है, जो बंदर होता है वो साइकिल चलाता है, तो हम ताली बजाते हैं, मनुष्य ताली बजाता है। मनुष्य ऐसा सोचता है कि फुटबॉल खेलना या साइकिल चलाना ये बहुत श्रेष्ठ कार्य है और ये श्रेष्ठ कार्य ये जानवर भी कर रहे हैं तो उसके लिए वो ताली बजाता है। वास्तव में उस जानवर का वो विकास नहीं हो सकता, उसका विकास तो अपने प्रकृति के अनुसार वो जहां पर है वहां पर होगा। ऐसे ही अन्य अन्य बहुत सारे विषयों में विकास यात्रा के परिमाण कैसे होंगे या उसके लिए क्या क्या चीजें बनाई गई, तो ध्यान में आता है कि हमारे देश के अंदर हम ध्यान देते हैं कि प्रतिष्ठा के लिए, और जो स्वामी विवेकानंद जब गए थे अमेरिका तब पश्चिमी देशों में तब जो उनकी चर्चाएं चली और वहां पे किसी ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे तो फैशन तय करती है कि कौन जेंटलमैन है। तो वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमारे यहाँ पे तो चरित्र तय करता है कि कौन जेंटलमैन है। लेकिन क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का या जिसको पश्चिमी विकृतियों का जो हमारे ऊपर प्रभाव है तो हम भी फैशन के अंदर प्रतिष्ठाएं ढूंढने लगे। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा हो गया कि जो सूट बूट पहने एकदम बढ़िया ऐसे ठीक ठाक रहे वो थोड़ा विशेष व्यक्ति है, उसकी एक अलग प्रतिष्ठा है। और इसलिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सूट पहन करके घूमना, सूट पहन करके रहना, ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से की गई है और इसको दिखाया ऐसे जा रहा है कि भाई ये तो मतलब इसी में प्रतिष्ठा है, उसको मानते भी है लोग कि वो कोई बड़ा आदमी आ गया। वास्तव में ये पोशाक जो पद्धति है वो हमारे हिसाब से ठीक है क्या, वैज्ञानिक है क्या?
तो ऐसे विषय भी स्वाभाविक रूप से इसमें इस चिंतन में आएंगे। अब बात ये बन गई कि हम कंक्रीट के घरों में रहते हैं, कंक्रीट का ऑफिस बना है, कंक्रीट काइंड ऑफ सिरेमिक, उसका हीट स्टोरेज का एक उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, वो हीट स्टोर करके रखता है। तो 40 डिग्री में वो दिन भर हीट स्टोर करता ही रहता है, तो बहुत सारा गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए फिर अंदर से एसी लगाना पड़ता है, और उस एसी में एसी को और ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो बैठ रहा है व्यक्ति वो उस 40 डिग्री में भी एसी लगा करके सूट बूट में उसको बैठना है, टाई लगा करके बैठना है, तो उसको और ज्यादा गर्मी होगी। तो इसलिए उसको एसी भी हाई लगाना है। तो वास्तव में बाहर से कोई इसको देखेगा तो उसको ध्यान में आएगा कि ये तो जोकर बन गए, कि भाई ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, ये क्या आवश्यकता न होते हुए भी इस प्रकार की जो भूषा इन्होंने रखी है। परंतु विज्ञान के जो नैरेटिव चलते हैं वो दो प्रकार के चलते हैं। एक चलता है, अब थोड़ा प्रकृति की बात सभी जगह पर होने लगी, एनवायरमेंट की बात होने लगी, तो थोड़ा नैरेटिव ठीक हो गया है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सालों तक विज्ञान का नैरेटिव क्या रहा है इस विषय में, कि हमने तो एनवायरमेंट को कॉन्कर किया, हमने एनवायरमेंट को जीत लिया है, कि देखो इतनी बड़ी गर्मी में भी हम सूट बूट पहन करके, एसी जैसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो हम इसमें सूट बूट पहन करके बैठ सकते हैं। ये विज्ञान का चमत्कार है, विज्ञान के आधार पर किया है। तो कुल मिलाकर के जो विज्ञान की भी दिशा चली है विकास यात्रा को लेकर के, वो सारी तीन विषयों को लेकर के लंबे समय तक चली, और उन तीन विषयों के ही विमर्श, तीन विषयों के ही नैरेटिव सब जगह पर आ गए। जिस माइंडसेट में हम सब लोग रहते हैं उसमें से एक विषय आता है, वो उपभोक्तावाद का है, कंज्यूमरिज्म का है, कि जितना ज्यादा उपभोक्तावाद रहेगा उतना बड़ा जो है मार्केट रहेगा, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था रहेगी। दूसरा विषय उसके अंदर ऐसा रहा है कि प्रकृति जो है वो शोषण के लिए है। प्रकृति, क्योंकि जो अब्राहमिक रिलीजन से जो भी थॉट प्रोसेस हमारे देश में आई, उसमें तो ठीक ठीक कहा गया कि भाई जो ये 6 दिन में पृथ्वी आपके सृष्टि का निर्माण आपके लिए हुआ है, वो तो उपभोग के लिए बनाया गया है, तो इसका उपभोग करो। और उनकी थॉट प्रोसेस में तो मातृशक्ति भी उपभोग के अंदर ही आती है, क्योंकि वो उसके अंदर आत्मा है, इसकी मान्यता दिलाने के लिए सालों तक मातृशक्ति को पश्चिमी जगत में लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी। इसी के साथ एक तीसरा विषय और साथ में आता है, वो पूंजीवाद से संबंधित है, कि इन सारे विषयों में एक बहुत सारा पैसा कमाने के लिए जो जो रचनाएं करनी चाहिए वो करनी है। तो पूंजीवाद अकेला नहीं चलता, पूंजीवाद के साथ में जो जिसको कॉलोनाइजेशन की एक प्रक्रिया हम कहते हैं, तो वो भी इसके साथ में चलता है। और ये दो चीजों के आधार पर पूरी दुनिया को गुलाम बनाने का सपना देखकर चलने वाले बहुत से लोग इन सब विषयों को लेकर के चलते हैं। तो हमारी थॉट प्रोसेस में ये तीन चीजें जब तक घुसी है, तब तक भारतीय लोक जीवन के अंदर के विज्ञान की बातों की सहजता, उसकी विशेषता, इनको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसकी प्रस्तावना में मैंने ये बातें रखी है। इसी के साथ में एक दूसरा विषय जो आता है नैरेटिव्स के साथ में, वो पैरामीटर्स का आता है, कि किसी भी चीज को हम कैसे तय करेंगे कि ये साइंटिफिक चीज है या नहीं है। अगर साइंटिफिक है तो क्यों है, अगर साइंटिफिक नहीं है तो साइंटिफिक क्यों नहीं है। ऐसा तय करने के लिए भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो उसके परिमाण होने आवश्यक होते हैं, पैरामीटर्स होने आवश्यक होते हैं। और इन पैरामीटर्स की जो लड़ाई चलती है उसमें ऐसा है कि आज हम जो समकालीन विज्ञान में हम सब लोगों ने अध्ययन किया है, उसके जो सारे पैरामीटर्स है वो बहुत ज्यादा भौतिकवादी पैरामीटर्स है। और इसलिए उसी के आधार पर जितना समझ में आता है विज्ञान, उसी को सत्य मानना, उसके परे जो है उसको सत्य न मानना, ऐसे भी विषय उसके अंदर चलते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है होमी भाभा जी के जीवन का, वहां से शुरू करेंगे, उसके बाद उदाहरण ही उदाहरण आते जाएंगे कुल मिलाकर के लोक जीवन और लोक विज्ञान के संबंध में। एक उदाहरण ऐसा है कि होमी भाभा और उनके एक परम मित्र थे जिनका नाम था नानी पालखेवाला। हमने नानी पालखेवाला भी बहुत बड़े वकील थे मुंबई के अंदर, और ये दोनों मित्र भी थे। दोनों के बीच में 10 साल का अंतर भले ही था, परंतु मित्रता तो थी। तो एक कार्यक्रम में, गुजरात में एक कार्यक्रम में जब ये इकट्ठा थे, तब वहां पे एक व्यक्ति थे जो नानी पालखेवाला के परम एक नजदीकी व्यक्ति थे। वो उन्होंने नानी पालखेवाला जी को कहा कि चलिए एक बाजू में एक गांव है, वहां पे हम आपको एक चमत्कार दिखाएंगे। तो बहुत उत्साह से नानी पालखेवाला और होमी भाभा उस गांव में गए। उस गांव में जाने के बाद में, और उस गांव में जाने के बाद में वहां के जो व्यक्ति थे, एक उनको बुलाया गया और उनको बुला करके बताया कि भाई ये दो महान लोग आए हैं,
इनको आप अपना चमत्कार दिखाओ। वो ग्रामीण क्षेत्र का एक सामान्य व्यक्ति था। वो बोलने लगा ये सूट बूट पहने हुए लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनको मैं क्या दिखाऊं, आप क्यों लेकर के आए इनको, वगैरह वगैरह ऐसी सारी बातें चली। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम इनको दिखाओ, जो तुम कर सकते हो वो दिखाओ। और फिर ऐसा है कि वो जो व्यक्ति आया था, उस व्यक्ति ने एक कागज के ऊपर पेन से एक आंकड़ा लिखा, और वो जो व्यक्ति बीच में जो लेकर के आया था नानी पालकी वाला और होमी बाबा जी को, उनको उन्होंने वो पेपर थमा दिया हाथ में और कहा कि वो जाके वो टोपी वाले जो खड़े उनको दे दो। और वो जो साथ में गए थे व्यक्ति, उन्होंने जाकर के वो कागज नानी पालकी वाला जो वकील थे उनके हाथों में दिया। उन्होंने वो खोला, और वो खोलने के बाद वो जो सामने व्यक्ति खड़ा था उसने कहा कि आपके ऊपर वाले पॉकेट के अंदर एक नोट होगा, वो निकालो, और उस नोट के ऊपर का नंबर और मैंने लिख के दिया हुआ नंबर एक है क्या, एक बार देख लो। तो नानी पालकी वाला जी ने निकाला, देखा तो नोट के ऊपर का नंबर और उस कागज के ऊपर का जो नंबर था वो एक ही था। जैसे ही ये दोनों एक एक पता चला, तो वैसे नानी पालकी वाला जी ने, क्योंकि होमी बाबा बाजू में खड़े थे, होमी बाबा वैज्ञानिक है, तो सबसे पहले उनको दिखाया कि देखिए ये ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में आपका विज्ञान क्या कह रहा है। उस आदमी को तो कुछ पता भी नहीं है कि वो मेरे जो पॉकेट में नोट है उसका क्या मतलब है, क्या है, कहाँ से आया है। तो ये जो साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात आती है, बार बार वैज्ञानिक चेतना की बात आती है, जिसके आधार पर हम किसी भी चीज को आंकने के परिमाण निश्चित करते हैं। होमी बाबा जी ने उस समय जो उत्तर दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये सारी घटना मेरे सामने तो हुई है, तो मैं इसको नकार तो नहीं सकता, परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम जिस विज्ञान के आधार पर चल रहे हैं वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा नहीं है। और इसलिए जब हम लोक जीवन के विज्ञान की बातें सारी करेंगे, उन सब बातों को करते समय उसको कंटेम्प्ररी साइंस के सारे विषयों के साथ कंपेयर करते करते तो चलेंगे ही, चलना ही चाहिए, परंतु उसी के साथ और भी पैरामीटर्स उसके हो सकते हैं, और भी कुछ उसकी दृष्टि हो सकती है, ऐसा भी थोड़ा सा उसके साथ में सोचा जा सकता है। अगली स्लाइड पर आते हैं। तो लोक जीवन में ये जो अध्ययन करने की प्रक्रिया चलती है, तो लोक जीवन में अध्ययन कैसे किया जा सकता है, तो उसके कुछ प्रयोग चले। उसमें से एक कार्यक्रम चला मालवी जाजम, एक चला लोक वैद्य सभा, बस्तर लोक विज्ञान अध्ययन केंद्र, मालवा में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक केंद्र भी अपने विज्ञान भारती की योजना से चलने लगेगा। अभी उसकी प्राथमिकता पूरी हो गई है, सारी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी कर ली है, परंतु पीछे पीछे अभी अभी आगे नहीं जाएंगे। अभी इसी पर एक 5 मिनट में बताऊंगा, तब आप नेक्स्ट। तो एक कार्यक्रम उसके अंदर चला हमारा, एक मालवी जाजम करके, उसमें मालवा का जो क्षेत्र है मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में, हमारे जो पूर्व अखिल भारतीय संगठन मंत्री रहे स्वर्गीय श्री जयंत राव जी, उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बैठक करके एक दिशा, एक विषय को दी थी कि अपने यहाँ पे किसी भी आंचलिक रचना को आंचलिक रचना क्यों कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम महाराष्ट्र क्यों है, तो कोकण कोकण क्यों है, तो मराठवाड़ा को मराठवाड़ा ही क्यों बोलना है, वो कच्छ को कच्छ ही क्यों बोलना है, मालवा को मालवा ही क्यों बोलना है, निमाड़ को निमाड़ ही क्यों बोलना है। तो ऐसे जो सारे परंपरागत रचना में जो एक रीजन्स पड़े अपने यहाँ पर, उन रीजन पढ़ने का कारण क्या रहा, इस विषय पर थोड़ा अध्ययन होना चाहिए। और ध्यान में ऐसे आता है कि यद्यपि वहां पर अलग अलग समय पर अलग अलग सत्ताओं के शासन रहे, फिर भी ये जो सारे आंचलिक रचना में जो जो रहे वो अपनी अपनी आंचलिक रचना में जैसे कि वैसे रहे, वो बदली नहीं। कई बार ऐसा रहा कि मालवा में दो लोगों के दो राज सत्ताओं के राज है, परंतु इतना होने के बाद भी मालवा तो मालवा ही रहा। तो ऐसे महाराष्ट्र में भी ध्यान में आता है ऐसे कई विषयों में कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, विदर्भ विदर्भ हो गया, लेकिन विदर्भ केवल राज्य शासन की वजह से विदर्भ नहीं रहा, अलग और भी कारण रहे। परंतु इसी के साथ ये बात ध्यान में आती है कि प्रकृति से संबंधित अलग अलग विषय जो है वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, और वो इसके साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए उसका महत्व स्वाभाविक रूप से होता है। तो मालवा क्षेत्र के अंदर ऐसे वहां की परंपरागत रचनाओं को जानने वाले लोगों का और एक बड़ा एकत्रीकरण, और 2 दिन की एक अच्छी कार्यशाला वर्कशॉप लिया गया, जिस वर्कशॉप के अंदर 2 दिन 6-7 विषयों को लेकर के बहुत अच्छी बहस चली, चर्चा चली। जैसे खाद्य संस्कृति के विषयों को लेकर के चली, वहां पे कृषि के अंदर चलने वाली रचनाओं को लेकर के चली। उसी के साथ में जिसे हम कई बार कहते हैं कि जो सांस्कृतिक रचना है, परंतु सांस्कृतिक रचनाओं में कलाएं होती है,
तो उन कलाओं में क्या क्या चीज है, जैसे उदाहरण के लिए वहां पे ऐसे कई गाने गाए गए जिन गानों के अंदर, मतलब यहाँ से अभी वो विषय हमारा जो है वो लोक विज्ञान का शुरू हो जाता है एक तरह से, कि कुछ गाने वहां पे गाए गए जिन गानों के अंदर जो हमारा एक वायुमंडल की जो एक रचना है उसको लेकर के बहुत सारी बातें उसमें आ गई। कौन सी परिस्थिति में बारिश गिरेगी, इस प्रकार की बारिश गिरेगी तो किस प्रकार का धान और पिरोना चाहिए, कौन सी परिस्थिति में जो है अकाल आने की संभावनाएं रहती है, और कृषि अच्छे से करने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार की मानसिकता रखनी चाहिए, यहाँ से लेकर के सारे विषय उसके उस चर्चा के अंदर, उन गानों के अंदर ध्यान में आते हैं। फिर उसी के साथ ये ध्यान में आता है कि केवल इतना ही है ऐसा नहीं, इसके साथ में और एक महत्वपूर्ण बात है कि जब ये गाने गाए जाते हैं और इसका प्रसार होता है तो ध्यान में आता है कि वहां पे लगभग 7 जिलों के लोग बैठे हुए थे। लगभग 7 जिलों के लोगों को वो गाने याद है, अरे हाँ ये तो हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं इन गानों को। तो उन गानों के अंदर ये बहुत सारे विषय जो है जो प्रकृति से संबंधित है, कृषि से संबंधित है, वो आ रहे थे। एक दूसरा भाग उसके अंदर रहता है कि कला का जो नाट्य संस्कृति से संबंधित है, जो घरों के ऊपर दीवारों पर कई जगह पर चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को लेकर के है। तो ध्यान में ऐसे आता है कि उसमें भी बहुत सारे विषय जो है वो छोटी छोटी आदतें जो है हमारे जीवन में रहने वाली, जिसको हम आज की परिभाषा में कभी कभी हाइजीन के संबंध में कहते हैं कि इस विषय में हाइजीन होना चाहिए, इस विषय में ऐसा होना चाहिए, इसको लेकर के कहते हैं। तो उसके भी बहुत सारे चित्र उसके अंदर है, जैसे हाथ धो करके भोजन करना चाहिए, इसकी कुछ चित्र उसके अंदर आपको मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे चित्र मिलेंगे, तालाब के संबंध में भी मिलेंगे। एक बहुत बड़े लेखक होकर के गए हिंदी के, वो राजस्थान के थे, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है आज भी खरे तालाब। मुझे लगता है कि जब भी हम कभी समय मिले हमें ये पुस्तक जरूर पढ़ लेनी चाहिए कि आज भी खरे तालाब में वास्तव में क्या लिखा है। अनुपम मिश्र जी करके एक बहुत महनीय लेखक रहे हिंदी के, बहुत ही सुंदर, मतलब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें लगेगा और पढ़ो और पढ़ो, इतनी सुंदर शैली में उन्होंने सारी चीजें रखी है, लेकिन बहुत रिसर्च के साथ उन्होंने लिखी हुई चीजें हैं। रिसर्च क्या है उसके अंदर, तो अपने देश के अंदर जो तालाबों की रचनाएं हमारे परंपरागत रचना में रही है और उसके आधार पर जनजीवन की सारी रचनाएं कैसी थी, उन सभी विषयों को लेकर के उसमें दिया गया है। एक उदाहरण उन्होंने दिया है जो मतलब कोकण का भी उसके अंदर है, महाराष्ट्र के भी अलग अलग क्षेत्रों का कुछ है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है, बहुत सारा, एक छोटी सी पुस्तक है लेकिन उसमें दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हर गांव में तालाब बनाने वाले हाथ थे कि जो इतने क्षमतावान थे कि बड़ी सभी गांवों की जल की जो आवश्यकता है वो पूरी कर लेते थे। और इसलिए तो कैसे करते थे, क्या क्या रचनाएं थी, तो उसमें ध्यान में ऐसे आता है हमको कि हम थोड़ा माइक्रो लेवल पर जाकर के सोचेंगे तो कंटूर्स कैसे होते हैं, वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी होती है, उसका आकलन करने के साथ साथ वहां की तालाब बनाए गए। जैसे भोपाल के अंदर एक बहुत बड़ा भोज ताल है, तो भोज राजा के समय बनवाया गया, ऐसी मान्यता भी चलती है उसके साथ में। हम उसका सारा डिजाइन देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बना है। और लगभग सारे ही तालाब जितने परंपरागत रचना में हमें पुराने मिलते हैं, तो वहां पर ये ध्यान में आता है कि ये सारे ही तालाब बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे। इन सब चीजों की वैज्ञानिकता उस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से दी गई है। मुझे लगता है हमें वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये विषय निकल गया है तो इसके साथ में उस पुस्तक का एक और रेफरेंस जो है मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जब ऐसी रचनाएं हमारे देश में थी तो विषय ऐसे आता है कि ऐसी रचनाएं होने के बाद में भी हमारे देश में अकाल जैसी परिस्थितियां क्यों आई और कैसे आई, तो इसका भी उत्तर हमें उसमें मिल जाएगा। हम जब कहते हैं कि अंग्रेज आए उन्होंने लूटा, तो कैसे और क्या लूटा उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसकी वजह से आज हम परंपरागत विज्ञान की बहुत सारी बातों से आज हम देखने के नजरिए से लेकर सारी चीजों से चूक गए। विषय ऐसा था कि हमारे यहाँ पर सभी गांवों में बड़ी संख्या में तालाब रहते थे। तालाब के आधार पर ही, क्योंकि सरफेस वाटर का ही कंजम्पशन हम करते थे, हमारे किसी पूर्वजों की पीढ़ी ने अंडर ग्राउंड के अंदर जो वाटर है उसका कंजम्पशन नहीं किया है, सरफेस वाटर का ही उपयोग किया है। और उसको कैसे ढालना, उसको कैसे बनाना, उसकी एक स्वाभाविक रचना भी रही। तो इसको चलाते चला इस सब रचना को चलाते चलाते अंग्रेजों को ध्यान में आ गया कि ये जो तालाब है
इसको मेंटेन करने के लिए गांव के लोग काफी पैसा खर्च करते हैं। और उसके साथ उनको ध्यान में आ गया कि इनको जो राजा है, जो अलग अलग समय की रियासतें थी, वो भी इसको काफी मदद करती है। तो उन्होंने सारी रियासतों को पहले तो बोल दिया कि अब इनको पैसा आप मत दो, सारा पैसा हमको दो, हम करेंगे इसको जो कुछ भी करना है। और इसलिए गांव में तालाबों की रख रखाव के लिए जो मदद मिलती थी वो सारी मदद बंद हो गई। परंतु इसके बावजूद भी जो गांव की रचनाएं थी, उन्होंने अपने गांव के तालाबों को मेंटेन करना जारी रखा, क्योंकि अपने यहाँ पे डिसेंट्रलाइज रचना थी। गांव में केवल कृषि नहीं होती थी, 5-6 गांव मिला करके सभी की जरूरतें पूरी करने की रचना थी। कपड़ा भी वही बनता था, मेटल की सारी चीजें भी वही होती थी, जो आवश्यक चीजें रहती थी घर बनाने से लेकर के कृषि तक हो या रोजी रोटी की, वो सारी वहां पे रहती थी शिक्षा के साथ। तो ये सारी रचनाएं तो स्वाभाविक थी। इन तीनों को कोऑर्डिनेशन करना है तो और 2 पुस्तकों को भी सजेस्ट करके रखता हूं मैं अभी, क्योंकि विषय चल रहा है। उसमें एक है द ब्यूटीफुल ट्री, जो आचार्य धर्मपाल जी ने लिखी हुई पुस्तक है। उसमें शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हमें ध्यान में आएगी। और तीसरी पुस्तक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, वो भी धर्मपाल जी की है। धर्मपाल जी की बाकी पुस्तकों का भी स्वाभाविक उपयोग इसके अंदर होगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो 2 विषय है, मतलब अंग्रेजों ने इससे मिलने वाली जो आर्थिक मदद है रियासतों की बंद कर दी, और धीरे धीरे जैसे उनको ध्यान में आ गया कि गांव के लोग फिर भी तालाबों को साइंटिफिकली मेंटेन करते हैं, अच्छा मेंटेन कर रहे हैं और इसके लिए खर्चा भी कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने गांव से कहा कि उन्होंने एक डिपार्टमेंट लाया, जिस डिपार्टमेंट का नाम है PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और उन्होंने कहा कि वो सारा पैसा हमें दो, हमारा जो PWD डिपार्टमेंट है ये आज से आपके तालाबों को देखेगा, ये आपका काम ही नहीं है, आप बस अपना अपना रोजी रोटी देखो। और अंग्रेजों ने वो सारा पैसा भी ले लिया, PWD का नाम भी दे दिया, परंतु प्रत्यक्ष रूप से PWD की स्थिति तब से लेकर आज तक वैसे बहुत ही कठिन ही रही है। और दूसरा ऐसा हो गया कि अगली आने वाली पीढ़ी को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गांव के अंदर जो तालाब है उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कभी उसको लगा नहीं। ये और बहुत बड़ी चिंता की बात हो गई। और इसलिए जो तालाब बनाने वाले, तालाब वहां के ज्योग्राफिकल लोकेशंस का अंदाजा लेने वाले, ऐसे जो सारे वैज्ञानिक थे जो इस विषय में काम करते थे, जियोलॉजिस्ट थे, उन सारे लोगों का धीरे 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 ह्रास हो गया। लेकिन बहुत सारी पुस्तकें और बहुत सारे लोगों ने अध्ययन किया तो बहुत सारी चीजें पुनर्जीवित भी हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो मालवी जाजम जैसा कार्यक्रम रहा, जाजम का मतलब होता है कि एक बिछावट डाल दी, और मालवी जाजम यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में एक परंपरा है कि भाई आपके घर में सब लोगों को चर्चा करने के लिए आपको बुलाना है तो सबको बुलाओ, भोजन खाना पाना सब वही होगा, तो आप बोलना कि आज हमारे घर में जाजम है, तो लोग आ जाएंगे, बैठेंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे, गांव के भलाई के बारे में सोचेंगे। ऐसी एक स्वाभाविक सांस्कृतिक रचना उसके अंदर रही है। तो एक स्वाभाविक सांस्कृतिक रचना उसके अंदर रही है, और इसके आधार पर जो धीरे धीरे रचनाएं भी उस गांव के अंदर के भी बहुत सारे विषय चलते रहते। तो मालवी जाजम का एक कार्यक्रम वहां पर लिया गया, जिस कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार के सब लोग आए थे। उसमें और एक बात आई कि जो एकादशी का व्रत होता है, तो एकादशी के व्रत में कौन से दिन क्या खाना चाहिए, मैं इसका बहुत सारा लिटरेचर है, मैं अभी सारी चीजें कंपाइल नहीं कर पाया हूँ इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, लेकिन इसकी जो एक कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास है उसको प्रकाशित करने की एक रचना भी बना रहे हैं। लेकिन जैसे एकादशी के दिन कौन से व्रत में क्या खाना चाहिए, इसकी एक लिस्ट बनी हुई है। और अभी हमारे कुछ डाइटिशियन वगैरह थे, कुछ आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने भी उसको देखा, तो वो ऐसे ध्यान में आता है कि वो उस सीजन में वो फल मिलना, उस सीजन में उस प्रकार का खाद्य खाना, वो स्वाभाविक रूप से शरीर के लिए उपयोगी है। और अगर वो एकादशी के दिन उसका सेवन करते तो उसका एक अच्छा परिणाम भी मिलता है। ऐसी भी बहुत सारी बातें ध्यान में आ गई, जैसे लोक कला का हो गया, कृषि का हो गया, जल का हो गया, उसी के साथ में स्वास्थ्य के संबंध में होगी, उसी के साथ में एक साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस का भी एक बहुत अच्छा विषय सामने आ गया। गांव की महिलाओं के लिए एक अघोषित मंच बनते हैं कुछ जगह, और वो मंच ही इसलिए बनते हैं कि जहां पर विशेष करके मातृशक्ति अपने बहुत सारे विषयों को लेकर के खुल करके चर्चा कर सके। और जिन चर्चाओं में जो घर के जो बड़े, मतलब घर के ही होंगे ऐसा नहीं, लेकिन गांव के कुछ बड़े लोग होंगे, बड़ी महिलाएं होंगी, वो उनको उस विषय पर मार्गदर्शन करेगी। इसको लेकर के एक अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, परंतु एक ऐसा चर्चाओं का स्वाभाविक समूह गांव के अंदर विकसित किया गया कि जिसमें केवल महिलाएं इकट्ठा आती है।
वो कभी मंदिर में आती है, कभी किसी के घर में आती है, कोई सार्वजनिक स्थानों पर आती है, लेकिन वहां पर चर्चा चलती है तो कितने सारे विषय जो है उनके चिंतन के, वो उसके अंदर, और जितने भी कंफ्यूजन्स है, बहुत सारे विषय जो रहते हैं कि जो चार लोगों में बात नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि पुरुष प्रधान संस्कृति के कारण और जो समाज जीवन में जो महिलाओं का कुल मिलाकर के सहभाग, अंदर रहना, सबके सामने नहीं आना, यहाँ से लेकर के बहुत सारी जो रीति रिवाज विचित्र प्रकार के भी चले, उन सभी परिस्थितियों में क्या करना, कैसे करना, इन सब विषयों की भी एक प्रक्रिया वहां पर चलती थी। इसी के साथ में ध्यान में एक अगले बिंदु पर चलते हैं, ये इसी स्लाइड पर है, अगला बिंदु भी इसी स्लाइड पर है। लोक वैद्य सभा नाम का एक लोक वैद्य सभा एक रचना चली बस्तर क्षेत्र के अंदर। ये पहली लोक वैद्य सभा अपने लिए, वैसे तो लोक जीवन में कार्य करने वाले जो परंपरागत वैद्य है उनको साथ में लेकर के तो बहुत सारी रचनाएं खड़ी कर ही रहे हैं, और तो बहुत सारी जगह पर ऐसी होती है। परंतु मैं कई लोक वैद्य सभाओं में रहना हुआ, परंतु एक लोक वैद्य सभा के अंदर जो विविध प्रकार के अनुभव आए उसको मैं सामने रखूंगा। वहां पे ऐसे ध्यान में आया कि जो वहाँ के लोक वैद्य है वो बड़े आध्यात्मिक है, मतलब जो परंपरागत वैद्य का कार्य कर रहे हैं, या हमारे आयुर्वेदाचार्यों को भी हम ले लेंगे, तो वो अध्यात्म के साथ ही चलते हैं। और इसलिए बहुत सारे, हम कई बार बाहर चर्चा में इस बात को सुनते हैं कि भाई एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन आयुर्वेद ने इसका ट्रीटमेंट कर दिया। ऐसी भी कई बातें हम जब सुनते हैं तो उसका कारण वही होता है कि वो जो आयुर्वेद की थॉट प्रोसेस रही है, या हमारे यहाँ पे परंपरागत जनजीवन में वैद्यों की जो चिंतन प्रक्रिया रही है, वो सारी चिंतन प्रक्रिया कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो अध्यात्म से प्रेरित है, उसी के साथ विज्ञान भी उसके साथ में। और ये जब दोनों साथ में चलते हैं तो बहुत कठिन कठिन विषय भी पार कर लेते हैं। और ऐसे लगभग एक 17-18 ऐसे विविध प्रकार के जो जिसको कहेंगे कि बीमारियां है, ऐसी विविध प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के सक्सेस स्टोरीज का वहां पे प्रेजेंटेशन ये लोक वैद्य सभाओं में अलग अलग जगह पर हुआ। तो मैंने पहली बार जब ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट देखी थी उसमें, तो उन्होंने सारी चीजें बताई उसके अंदर कि वो कैसे किया, क्या किया। तो वहां पर जो अन्य डॉक्टर्स थे उनका भी ये कहना था कि हमने इस विषय में कभी आज तक सक्सेस स्टोरी नहीं देखी थी, हमने पहली बार इसकी एक सक्सेस स्टोरी देखी है। ये तो सारी बातें थोड़ा सा इंस्पिरेशनल के लिए हो गई, लेकिन जब इसके अंदर के विज्ञान की बातें हम करेंगे तो ऐसा ध्यान में आता है कि ये विज्ञान क्या है और ये इनके पास कैसे आ गया। तो तीन प्रकार से इनकी रचनाएं चलती है जो लोक वैद्य कार्य करते हैं, ऐसा ध्यान में आता है। एक उसके अंदर की रचना है कि उन्होंने इस विषय में काफी सारा अध्ययन किया है, कई सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं, और प्रयोगों के साथ में अध्ययन कर करके, मतलब कुछ वैद्यों के पास तो केवल परंपरागत ग्रंथ ही नहीं है, उन्होंने खुद के लिखे हुए भी बहुत सारे विषय, कि हमने इतने सारे विषयों का हमने इसका अध्ययन किया, ये पत्ती का ऐसा उपयोग होता है, इसका ऐसा उपयोग होता है, ये यहाँ पे उपयोग की जा सकती है, इसके अंदर ये गुण है, इस विषय को लेकर के उसका पूरा अध्ययन करना, इसकी भी एक अच्छी रचना उन्होंने लंबे समय तक की है, ऐसा भी ध्यान में आता है। दूसरा विषय उसके अंदर ध्यान में आता है कि जैसे मैंने बताया कि वो अध्यात्म का तो एक विषय है ही उसके साथ में, परंतु उसी के साथ में जो विविध प्रकार की जो सामाजिक परिस्थिति में जिस प्रकार से वो घटते चले गए, तो वहां पर भी वो काफी कुछ सीखे। तो कई बार प्रश्न ये आता है कि ये लोग सीखे कहाँ से। तो जैसे जिस किसी ने भी अपने पिताजी से सीखा है, जिस किसी ने भी अपने माता जी से सीखा है, बहन से सीखा है, भाई से सीखा है, इससे व्यतिरिक्त अनेक लोक वैद्यों ने अपने शिष्य भी बनाए हुए। तो कई लोक वैद्यों जो आज बने हुए हैं वो बताते कि नहीं, मेरे तो गुरु वहां रहते हैं, उनसे हमने सीखा। और इस प्रकार से भी ये परंपरा चलती आई है। और तीसरा विषय इसके साथ में जो जुड़ता है वो ये जुड़ता है कि जो हम कहते हैं कि समाज जीवन में किसी भी करना है तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई आप ये ट्रीटमेंट तो कर रहे हो, ये ठीक है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को आप करते कैसे हो। तो ट्रीटमेंट को करने की प्रक्रिया में मुझे लगता है आगे चला गया, पीछे वाला स्लाइड लाना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट को करने की प्रक्रिया के संबंध में भी लोक वैद्य सभा में बहुत सारे विषय है। एक दो उदाहरण, एक मिनट, हाँ। हाँ, तो एक
दो उदाहरण इस विषय के जो वैद्यों के संबंध में ध्यान में आते हैं, उसमें ज्यादातर विषय थोड़े चमत्कारिक ध्यान में आते हैं। तो इनके अध्ययन के लिए हमने अभी कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ा है, और उसको लेकर के उनकी सारे अध्ययन को लेकर के जो कंटेम्प्रेरी साइंस की रचना है या आयुर्वेद की भी रचना है, उस रचना के अंदर उसको ढालने की एक प्रक्रिया हम इसमें कर रहे हैं। एक बस्तर लोक विज्ञान अध्ययन केंद्र का विषय जो चल रहा है, उसमें हम बस्तर के अंदर एक शुरुआत में एक बाम्बू का विषय लिया है। उसके बारे में आगे स्लाइड्स भी कुछ आएंगी, तो अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन बस्तर के अंदर लोक विज्ञान के अपने बहुत सारे परिमाण हैं और उसकी एक रचनाएं चलती है। उन रचनाओं के आधार पर और ये बस्तर का लोक विज्ञान अध्ययन केंद्र चलता है। ऐसे मालवा में अभी मध्य भारत की कुल मिलाकर जो रचना है मध्य भारत की, उसके अंदर भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंधित जितने विषय हैं उनको इकट्ठा करने की रचना भी चल रही है। अगले स्लाइड पर जाने से पहले एक दो चीजों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो इसमें आई है, और उसके बाद फिर मुझे लगता है 10 मिनट है अभी और। तो एक विषय ऐसा है कि घरों की जब बात आई कि किस प्रकार के घर और किस प्रकार के घर कहाँ कहाँ पर बनाए गए, और उसके पीछे का नैरेटिव क्या रहा या साइंस क्या रहा, तो हमें ऐसा ध्यान में आता है कि हमारे यहाँ एक अमरकंटक जो क्षेत्र है, अमरकंटक में आप कभी जाएंगे तो हम कहेंगे कि परंपरागत ज्ञान और जो एडवांस टेक्नोलॉजी का एक अच्छा संगम, एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नाम की संस्था है। जैसे आईआईटीज वगैरह काम करती है, वैसे आर्किटेक्चर में एसपीएस है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। उनके माध्यम से एक अच्छा घर की जो बहुत अच्छी लंबे समय तक भी रहे, जो वहां की ही जो उपलब्ध सामग्री है जिस जिस क्षेत्र की, उसी से बने, और वो इको फ्रेंडली भी हो, ऐसी सारी चीजों को ध्यान में रख करके उन्होंने परंपरागत रचना में जितने घर है उनका अध्ययन किया, और अमरकंटक के अंदर ऐसे कुछ घर बनाए। मैं जा करके आया हूँ उसको पर्यटन की दृष्टि से मड हाउस बोलने की भी एक प्रक्रिया चल पड़ी। तो मड हाउस क्यों बोलते, तो स्वाभाविक रूप से उसके अंदर सीमेंट का उपयोग उन्होंने नहीं किया है। वहां पे जो ईंटें बनती है वो भी वही की मिट्टी की बनती है, जिस मिट्टी से उसको थोपा जाता है और पक्का किया जाता है वो भी वही मिलता है, चूना कहीं कहीं पे उपयोग किया है वो भी वही मिलता है, जिस प्रकार की छत और मिट्टी के उसके ऊपर जो कौर डाले जाते हैं वो भी एक ही प्रकार के होते हैं। तो सारी चीजें लगभग वही की है। बहुत कम चीजें या फिर ना के बराबर चीजें, प्लम्बिंग का सामान केवल उनको बाहर से लाना पड़ता है आज, अन्यथा बाकी सारी चीजें जो है वो उस घर के अंदर है। और विदेशी आकर के वहां पे 15-15 दिन रहते हैं, और जो विदेशी आकर के रहते हैं उनका सबसे पहला जो आकर्षण इस विषय को लेकर के रहा है वो ये रहा है कि ये ऐसे कैसे घर है, ये तो गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म रहते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, इस विशेषता को प्रचार भी करते हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ पे जो परंपरागत रचना रही और उस परंपरागत रचना के अनुसार बने हुए जो घर है, उन घरों की ये हमेशा ही विशेषता रही है कि इस प्रकार के एक जिसमें हम कहेंगे कि ठंडी के दिनों में वो अंदर गर्म रहते हैं, गर्मी के दिनों में अंदर ठंडे रहते हैं। और इसी के साथ में जो अनावश्यक चीजों का उपयोग उनको वहां पे नहीं करना पड़ता, जैसे एसी नहीं लगाना पड़ता, ये सारी चीजें भी उसके साथ में आ गई। इसके साथ में इकोनॉमिक भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीमेंट से बने हुए किसी भी घर को जो एक वैलिडिटी मिलती है वो अधिकतम 40 साल की होती है, 60 साल तक लोग खींच लेते हैं मुश्किल से। ये जो घर बने हुए हैं इनका जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया गया तो इनकी जो मिनिमम लाइफ है वो कम से कम 70 साल की। और चूने से बने हुए ऐसे बहुत सारे घर हम आज भी गांव में देखते हैं, हम सबको तो उसका अनुभव होगा ही कि कितने लंबे समय से वो चले। तो नैरेटिव क्या आ गया कि नैरेटिव में ये पूछा गया कि भाई हम कच्चा घर किसको बोलते हैं और पक्का घर किसको बोलते हैं। तो 40 साल में जो ढह जाता है उसको हम पक्का घर बोलते हैं, और जो 70 साल तक चलता है उसको हम कच्चा घर बोलते हैं। ये आज भी हमारी विडंबना है। तो साइंटिफिक नैरेटिव का एक बहुत बड़ा संघर्ष है, इस विषय में भी ध्यान में आता है। अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो इसी प्रकार का जैसे कच्चा घर पक्का घर का एक विषय है, उसी प्रकार से ये और एक भयंकर नैरेटिव अपने देश में चला है। ये तो और भी ज्यादा चमत्कारिक है, और इसको हम कहेंगे कि केवल चला है ऐसा नहीं है, तो ये चलाया गया है मार्केटिंग फोर्सेस के द्वारा। 2000 के दशक में अपने देश के अंदर
बहुत बड़े प्रमाणों पर देश भर में सभी जगह पर, और प्लास्टिक के पत्तल आना शुरू हो गया, प्लास्टिक की प्लेट्स आना, प्लास्टिक की जो कटोरियां आना, सारी चीजें प्लास्टिक की आना। और ये जब आया तो छोटे शहरों में तो बहुत आसान था, वो तो चमकदार है, अच्छा दिख रहा है, सस्ता है, इसको ले लो, ये सारी बातें चलती रही तो छोटे शहरों में तो हो गया। लेकिन जहां जहां पर इसको रखा गया, इसकी इंडस्ट्रीज खुलती गई, मार्केटिंग फोर्सेस अपना काम करते रहे, पूरा मार्केट इसने कैप्चर कर लिया, और हमारे जितने भी परंपरागत पत्तल थे वो सारे के सारे बाहर रह गए, वो उस कंपटीशन में कभी आए नहीं। इसके लिए एक बहुत भयंकर प्लास्टिक को एक नैरेटिव चला, जो साइंटिफिक नैरेटिव जिसको बोला जा सकता, वो नैरेटिव क्या रहा कि ये जो प्लास्टिक का उपयोग है वो करोगे तो ये हाइजेनिक है, और अगर आप पत्तल का उपयोग करोगे, पत्रावली का उपयोग करो, तो वो अनहाइजेनिक है। आज हम देखते हैं कि आज इतनी सारे समय के बाद में जब प्लास्टिक के बारे में सारी स्टडीज सामने आ गई, तो हमें पता चल गया भाई ये तो बहुत बड़ा जोक हो गया हमारे साथ, कि हम जिसको अनहाइजेनिक मानते थे वो तो सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है आज का, जो सबसे बड़ा अनहाइजेनिक है। और लेकिन उस समय पे साइंटिफिक कम्युनिटी खड़ी होकर के कुछ बोल पाई क्या, साइंटिफिक कम्युनिटी का एक अच्छा नैरेटिव खड़ा कर पाई क्या हम, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर हमेशा से रहेगा। लेकिन इसके साथ और एक दूसरी बात, आज भी ऐसी स्थिति है, हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं और वहां पे अगर किसी को हाइजीन मेंटेन करना है, तो वहां पे जो परोसने वाला व्यक्ति केटर्स का वो खड़ा है, वो हाथ में प्लास्टिक पहन करके गर्मा गर्म गुलाब जामुन हमको परोस रहा है, और हम ये मानते हैं कि वो ऐसा कर रहा है यानी कि वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है, ऐसा हम समझते हैं। तो कुल मिलाकर के आज भी ये प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में हम हाइजीन नॉन हाइजीन के विषयों को लेकर के, ये जो मार्केटिंग फोर्सेस के नैरेटिव्स रहे, इन विषयों को लेकर के कुछ समझ पाए हैं क्या। तो इसका एक छोटा सा अध्ययन अभी आने वाले कुछ स्लाइड में है, स्लाइड्स को आगे लेके जाएंगे फटाफट, क्योंकि उसके अंदर जो डेटा वगैरह है वो तो समय समय पर हम समझ सकते हैं। जैसे एक अभी ये प्लास्टिक का अभी हमारे सामने जो स्लाइड है, इसमें प्लास्टिक के प्रकार आए कि कितने जगह पर कौन से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा उसके साथ में आता है कि इसमें उपयोग के आधार पर, उपयोग के कारण होने वाले जो परिणाम है उसके, वो भी आगे हमको उसमें दिखाई देंगे। इसी प्रकार से मतलब ये तो प्लास्टिक के ही प्रकार है, लगभग इतने प्रकार के प्लास्टिक, 17-18 प्रकार के प्लास्टिक हम अलग अलग जगह पर और उसको उपयोग करते हैं। कुछ जगह पर ये मेटल वाला भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, मेटल के भी बाकी सारी चीजें की है। आगे अब ये, हाँ इससे पहले वाली है। अब ये एक और तीसरा मामला है, तीसरा विषय है। तीसरा विषय ऐसा है कि कागज और कार्डबोर्ड। ये कागज वाले विषय में भी हमने बोला तो कागज है, लेकिन उसके ऊपर हम फिर से परत चढ़ा रहे हैं प्लास्टिक की। वो ऐसी है कि वो गर्म होने के बाद में वो पिघल ही जाती है। उसकी भी बहुत सारे विषय इस स्लाइड के अंदर दिए हैं, बाद में हम ये सारे विषय सबके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला करके ये जो आपने अलग अलग जगह पर अपने वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने जो शोध संशोधन किया है, उसके जो पेपर्स अवेलेबल है उसके आधार पर बनाए हुए ये सारा कंटेंट। नेक्स्ट, अब अगला जो विषय शुरू हो जाता है वो ये विषय शुरू हो जाता है, ये होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारा देश बड़ा बायोडाइवर्सिटी वाला देश रहा है, और हमारे देश में विविधता सभी बातों की रही हमेशा। इन सभी बातों की विषय विविधताओं में सभी जगह पर अपने अपने हिसाब से कुछ पत्तल ऐसे, कुछ पन्ने, कुछ जो पेड़ पौधों की रचनाएं ऐसे उपलब्ध रही कि जिसका उपयोग करके हमारे यहाँ पे उसका उपयोग चलता रहा, मतलब भोजन में हो या बाकी जगह पर चलता रहा। तो इसके कुछ उदाहरण इसके अंदर दिए, और इसी के साथ इसका उपयोग क्या है वो भी दिया गया है। मतलब इसके अंदर जब जैसे सुपारी का दिया हुआ है कि सुपारी के अंदर जब हम ले करके उसको उपयोग करते हैं, उसको खाते हैं, तो कितने अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस में उसको उपयोग किया जा सकता है, ओवन में भी यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें भी सामने आती है। तो केला है, कमल के पत्ते हैं जिनका उपयोग होता है। नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं और बहुत सारे पत्तों को लेकर ये एज ए केस स्टडी मैंने सामने रखा है कि एक हाइजीन नॉन हाइजीन के नैरेटिव से लड़ते लड़ते हमने हमारी कितनी एक वैज्ञानिक धरोहर को पीछे छोड़ दिया, और उसको मतलब इसमें से कोई भी पत्ता चल जाएगा कि जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगा, ऐसी वास्तविक रचना हो सकती है। साल का है, सियाली का है, पलाश का है। पलाश तो हम जानते ही होंगे, तो उसका उपयोग महाराष्ट्र में कई अच्छे तरीके से होता है। साल का भी अच्छा होता है। नेक्स्ट,
तो इस प्रकार के और भी पत्ते हैं अलग अलग जगह पर आने वाले। हाँ, आगे चलते रहेंगे। पीपल से लेकर के, जूही से लेकर के, हल्दी के भी पत्तों का उपयोग हमने अलग अलग जगह पर किया है। तो हम देखेंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि ऐसे अभी तो ये पॉइंट आउट किए हुए कुछ 20-22 तक ही नाम अभी तक मिल पाए। उसमें से अभी इसमें लगभग 16 17 तक ही कंटेंट इसके अंदर डाल पाए। तो और ऐसे देश में जो डिसेंट्रलाइज रचना में जाएंगे, हमें ध्यान में आएगा कि वैसे बहुत सारे पत्ते जिनका उपयोग भोजन की थाली के रूप में किया जाता था, और सारे लगभग सभी का जो एक अभी तक का अध्ययन है वो बिल्कुल सकारात्मक इस विषय में आया। तो परंपरागत विज्ञान की बात आएगी तो उसमें ये जो बहुत बड़ा कंपटीशन सामने आता है, तो कंपैरिजन सामने रखते तो समझाने में आसानी होती है। इसलिए ये सीधा सीधा प्लास्टिक और पत्तल वाला जो विषय है वो अपने सामने रखने का कार्य अभी हमने किया। अगला एक जो कार्य इसी के साथ में नेक्स्ट आगे चलते हैं अभी। हाँ, एक एक मिनट। अब इसके अंदर ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर कुछ सीधी सीधी चीजें दी गई, जैसे कच्चा माल कहाँ से आता है। तो कच्चा माल कहाँ से आता है उससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसका उपयोग वास्तव में कैसे हो सकता है। तो मानदंड जो दिए गए हैं कि कच्चा माल है, जो जैव विघटनशीलता है, कंपोस्टेबिलिटी है, गर्म भोजन की सुरक्षा है, सिंथेटिक रसायन की चिंता है, सांस्कृतिक मूल्यों का विषय है, अंत जीवन प्रभाव है। तो ये भी सारे विषयों को हम कंपेयर करेंगे तो पौधे आधारित आते तो क्या, प्लास्टिक आते तो क्या, कोटेड पेपर के साथ आते तो क्या, इसका अध्ययन हम सीख जाएंगे तो हम इसको डिसाइड कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जब शुरुआत में ये बात आ गई कि किसी चीज को साइंटिफिक है या साइंटिफिक नहीं है, ये कैसे तय करेंगे। तो इसको तय करने की प्रक्रिया जो है वो उसके मानकों के आधार पर चलेगी। तो मानक तय करना भी इसके अंदर का एक बहुत बड़ा विषय है, ऐसा ध्यान में आता है। अगला, अब थोड़ा बस्तर की ओर चलते हैं। बस्तर के अंदर और नेक्स्ट, बस्तर के अंदर एक लोक विज्ञान अध्ययन केंद्र की योजना बनी है। वहां पे एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय के साथ वहां की जो विज्ञान भारती की अपनी स्थानिक इकाई है उनका एमओयू है, और साथ में वहां पे कुछ अध्ययन की रचनाएं खड़ी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तो जैसे उसमें एक विषय है कि वहां पर शुरुआत कहाँ से करना, बहुत सारे विषय थे, तो बहुत सारे विषयों में शुरुआत कहाँ से करना, तो एक बाम्बू का विषय लिया गया और उसका अध्ययन करते करते ध्यान में आ गया कि बाम्बू के ऊपर रिसर्च करने वाले कई सारे इंस्टीट्यूट देश में है। बाम्बू का अध्ययन मतलब बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर भी काम हो रहा है, परंतु परंपरागत रचना में बाम्बू को लेकर के जितने भी प्रकार के तंत्र ज्ञान या साइंस, जितने भी विज्ञान की बातें जीवित है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कहीं हमें मिला नहीं। कुछ जगह पर औषधि एवं खाद्य पदार्थों से संबंधित जितना था उतना मिला, उसके अलावा बहुत सारी जगह पर नहीं मिला। जैसे तो फिर जब इसका अध्ययन शुरू किया तो वहां पर उन्होंने एक बाम्बू की राफ्ट बना करके एक पर्यटन की सुविधा भी शुरू की। वास्तव में वो उनके आवश्यकता के लिए राफ्ट बनाते थे रहे लंबे समय से। ये राफ्ट बनाने की पूरी जो संकल्पना है वो उनकी पहले से रही है, वो अभी आज अचानक से की ऐसा नहीं है, वो परंपरागत विज्ञान से आई हुई है। वो कैसे करते हैं उसके लिए वहां पे कुछ लोग हैं जो इन सारी बातों को जानते हैं। तो वो जानते हैं कि किस प्रकार के बाम्बू को इसमें जोड़ना है। अब ये इतना बड़ा बना है, इसके ऊपर लगभग 10 लोग आराम से चढ़ सकते हैं, 10 से ज्यादा ही लोग चढ़ते हैं। 100 किलो, 1000 किलो के हिसाब से बना हुआ एक राफ्ट है। और कट जहां पर नदी का प्रवाह भी तेज होता है वहां पर भी ये बिल्कुल आराम से चलता है। हमने चल करके भी देख लिया उसके अंदर। और अभी नेक्स्ट पे मत जाइए, थोड़ा रुकिए, और चल करके भी देख लिया। इसमें ऐसा है, इस राफ्ट को जब हम देखेंगे तो इसमें एक भी कील नहीं ठुकी है। तो एक भी कील को ठोके बिना ये पूरे राफ्ट को केवल रस्सी, अभी वहां पर पहले कॉटन की रस्सी उपयोग करते थे, कई बांस की रस्सी यूज करते थे। आजकल प्लास्टिक की आसानी से मिल रही तो आजकल प्लास्टिक की रस्सी यूज कर रहे हैं। लेकिन रस्सी और एक कच्चा बाम्बू, पक्का बाम्बू ऐसा बना करके उसका उपयोग करके ये कुल मिला करके राफ्ट बनाते हैं। नेक्स्ट, इसका जब केस स्टडी के लिए एक अध्ययन चला तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सारे विषय भी ध्यान में है। प्रलेखन, वैज्ञानिक सत्यापन, संरक्षण, नवाचार, उद्यमिता, नई पीढ़ी तक हस्तांतरण कैसे होगा, ऐसे भी बहुत सारे विषय, तकनीकी और नवविचारों का अध्ययन, ये भी बात ध्यान में आ गई। नेक्स्ट, अब कौन सी बात को लेकर के करना,
और उस विषय को लेकर के, तो ये अभी जो आप बिंदु देख रहे हैं ये अध्ययन के बिंदु है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। वहां पे विज्ञान है जो दिख भी रहा है, टेक्नोलॉजीज भी दिख रही है, तो उसके बारे में अध्ययन चल रहा है। जैसे बांस की विशेषताओं को लेकर के अध्ययन चल रहा है। अगला बांस, स्वाभाविक रूप से बाकी बांस की सारी चीजें तो हम जानते हैं, इतनी प्रकार के उपयोग बांस के किए जाते हैं। घर निर्माण से लेकर टोकरियों, मछली पकड़ना, कृषि के अन्य अन्य उपकरण, घर बनाने के अंदर तो बहुत सारे कार्य है वैसे तो उसके ही लगभग 10-15 बिंदु हो जाते हैं। हस्तशिल्प का होता है, राफ्ट निर्माण का होता है, इतने प्रकार उसके अंदर अभी ध्यान में आते हैं। अगला, तो इन सभी का अध्ययन अभी वहां पे कुल मिलाकर के शुरू किया है। एक क्षेत्र है वो जगदलपुर, जहाँ पे आपको एक लाल बिंदु जहाँ पे दिख रहा है उस नक्शे में, वो क्षेत्र है, तिरिया नाम है उस क्षेत्र का। तो वहां पे जब हमने लोगों से साथ में गपशप की और सारी चर्चाएं की, तो बहुत ही मतलब एक विशेष अनुभव रहता है ये सब। स्वाभाविक रूप से विशेष अनुभव इसलिए है कि हम विज्ञान भारती के अंदर कई बार कहते हैं कि भारतीय भाषाओं में विज्ञान की बातें होनी चाहिए, तो वो टू वे प्रोसेस है, ऐसा उस समय ध्यान में आ गया। मतलब जो समकालीन विज्ञान है वो समकालीन विज्ञान तो हमें अपनी भारतीय भाषाओं में लाना ही चाहिए, लेकिन उसी के साथ में दूसरा विषय आ गया कि समकालीन विज्ञान जो हमारा परंपरागत विज्ञान है वो भी अनेक भारतीय भाषाओं में, उस क्षेत्र में दुर्वा नाम की भाषा बोली जाती है। उस तिरिया में, उस दुर्वा भाषा में ये जो राफ्ट बने बांबू के, उसको बनाने की जो सारी प्रक्रियाएं है, तो उसकी जो गणित है, वो बांस को चयन करने की प्रक्रिया के संबंध में उसके कुछ मानक बने, उन सारे विषय उस भाषा में उपलब्ध है। उसके पैरामीटर्स भी उन्होंने बनाए वो उस भाषा में। अब उसके ऊपर अध्ययन चल रहा है कि भाई ये इसको थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे, शायद हो सके कि उसको जैसा का वैसा अध्ययन करते करते कुछ नए परिमाण भी हमें ध्यान में आ जाए, नए पैरामीटर्स भी हमारे सामने आ जाएंगे, ऐसा भी हमें लगता है। अगला, तो निष्कर्ष की स्थिति में इसमें एक स्थानीय विज्ञान, अभियांत्रिकी, सतत विकास और जनजाति का उत्कृष्ट एक योगदान है, उस वो भी सामने आ जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये अध्ययन की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसमें बांबू को लेकर के बात आ गई, तो समझने वाली बात क्या रही कि इसमें कोई भी चीज बाहर से नहीं लानी है, कोई भी चीज ऐसी नहीं कि जो वो जानते नहीं है, जिसके लिए उनको एक्सपर्ट बाहर से लाने हैं, और इसका उपयोग वो दैनंदिन जीवन में अलग अलग विषयों के लिए कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के जिसको हम आत्मनिर्भरता की ओर जाने की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें इसमें स्वाभाविक रूप से आ जाती है। नेक्स्ट, तो मुख्य रूप से जो बातें कहनी थी वो तो आके चली गई। इन सब विषयों में चर्चात्मक रूप से कुछ विषयों की चर्चा कर सकते। दो उदाहरण और जोड़ने हैं, तो जैसे हमारे यहाँ पे जो विविध रचनाएं, हाँ विविध रचनाओं की एक बात बताना रहेगी। जैसे रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो जैसे एक भोजन के अंदर वनों में आने वाली सब्जियां है, तो कुछ सब्जियों के बारे में हमारे यहाँ पे ये भी कहा गया है, या ऐसा अनुभव भी रहा है लोगों का, जिस पर और अनुसंधान होना पड़ेगा, कि जो मनोविकारों को भी ठीक कर देती है, ऐसी सब्जियां भी है। तो हमारे घर में कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, तो हम उसको ये सब्जी खिलाते हैं, ऐसा कहने वाले लोग भी वहां पे मिलते हैं। इसी के साथ में जैसे भोजन का और इन सब का है, वैसे कब उठना, कब सोना, किस प्रकार की परिस्थिति में क्या दिनचर्या रखना, इन विषयों को लेकर के भी एक अच्छा अध्ययन वहां पे चलता है। शिक्षा की भी एक रचना पुरानी रही है, अब वो बची नहीं है, परंतु वो तो सारी समाप्त हो गई। कुछ कुछ जगह पर छोटा मोटा कुछ गुरु कहीं पर बने हुए हैं, तो उनके कुछ शिष्य भी है, वो अपना अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से चलती है। परंतु ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जब हम देखने के लिए जाएंगे, तो एक विकेंद्रित रचना, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से विज्ञान, उस विज्ञान को साथ में लेकर के समाज की रचना, और इसके आधार पर एक आत्मनिर्भर रचना। तो उदाहरण के लिए कृषि के अंदर एक लंबे समय तक वहां पे कुछ खाद चले, कुछ धान चले, जैसे कोदो कुटकी वहां पे खाया जाता है, मोटा धान भी जिसको बोला जाता है, बगर जैसे होती है उसी प्रकार का कोदो दिखता है, हम कभी उसका स्वाद भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया चावल भी बनते हैं उसके, बाकी सारी चीजें भी बनती है, डोसा भी बनता है, बाकी भी चीजें बनती है। अब विषय ऐसे आ गया कि वहां पे एक ज्येष्ठ किसान थे, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनसे हमने पूछा कि भैया आप जब छोटे थे तब आपके यहाँ पे क्या लगाते थे? तो बस्तर जैसा क्षेत्र जो
वनांचल का क्षेत्र है, पूरी तरह से लंबे समय तक नक्सलवादियों के दहशत में भी रहा है। ऐसे क्षेत्र के अंदर की बात है। तो उन्होंने कहा कि हम तो बचपन में कोदो कुटकी खाते थे, दाल कौन सी खाते थे? तो उन्होंने कहा कि उड़द की दाल ज्यादा खाते थे। तुअर की एक विशेष प्रकार की ये आती है, लेकिन तुअर नहीं खाते थे ज्यादा, ज्यादातर हम उड़द की दाल खाते थे। तेल कौन सा उपयोग करते थे? तो तेल या तो सूर्यफूल का कभी उपयोग करते थे, या तो फिर जो महुआ वहां पे आती है तो महुआ का तेल उपयोग करते थे। सब्जियां कौन सी खाते थे? तो उन्होंने 16-17 सब्जियों के वहां के नाम गिना है कि जो वहां पे जिसकी कृषि नहीं होती, लेकिन उन्होंने कहा कि अलग अलग सीजन में अलग अलग सब्जी आती है, तो उसको हम इस प्रकार से उसका उपयोग करके उसको खा लेते हैं। फिर मैंने पूछा कि आज क्या चल रहा है? तो आज ऐसा है कि आज लगभग सभी जगह पर, सारे खेतों में, कहीं पर भी वहां का जो कोदो कुटकी और बाकी सारा धान है या उड़द है वो नहीं हो रही है। आज वहां पे सारा हो रहा है, मक्का हो रहा है, क्योंकि वो कैश क्रॉप बन गया, तो पैसा आने लग गया हाथों में। तो विकास की दिशा में जाएंगे तब ये सारे विषय चिंतन के रहेंगे। तो मक्का आ गया तो पैसा भी आ गया। अब पैसा आ गया तो फिर खाते क्या है, क्योंकि चावल तो नहीं उगा रहे, बहुत कम उग रहा है वहां का कोदो कुटकी वगैरह जो परंपरागत रचना में खा रहा है। तो राशन के दुकान से लेके आ रहा है। तो राशन के दुकान से दो चीजें मिल रही है, तो चावल मिल रहा है और उसके साथ में मसूर की दाल मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। और कुछ कुछ कई कई बार फिर तुअर कभी कभी मिल गई तो तुअर की दाल मिल जाती है, उससे अधिक कुछ मिलता है ऐसी स्थिति नहीं रहती। तेल कौन सा कर रहे हैं? तो आप सब लोग जो है, या तो सोयाबीन या तो पाम ऑयल, इसका उपयोग सब लोग करने लग गए। तो स्वाभाविक रूप से जो शारीरिक व्याधियों की जो समस्या है वो वहां पर भी, स्वास्थ्य की व्याधियां भी वहां पे चली गई। मुख्य बात यह है कि जब हम परंपरागत विज्ञान के आधार पर सारे विषयों को जस्टिफाई करने की बात करते हैं, अब हम एक बार सोच सकते हैं कि यदि हमारे देश में सभी लोग इस प्रकार से राशन से लाया हुआ ये मसूर की दाल या तुअर की दाल ऐसे खाने लग गए और स्थानिक दालों को हमने छोड़ दिया, तो हमें इतनी दाल देश में इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी दाल हम नहीं बना सकते। हमारे यहाँ पे किसी भी क्रॉप को लेकर के एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में उसका अच्छा उत्पादन आएगा, बाकी क्षेत्रों में इतना अच्छा उत्पादन नहीं आएगा। उत्पादन लेने के लिए फिर केमिकल डालेंगे, जमीन खराब हो जाएगी, वो बाकी सारा दुष्ट चक्र तो है ही। तो परंपरागत विज्ञान के आधार पर यदि हमारी स्वास्थ्य की रचनाएं रही, तो हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ जा सकेंगे, ऐसा भी ध्यान में आता है। तो एक विविध रचनाएं, इस टाइटल के अंदर ये कुछ कृषि और आत्मनिर्भरता के संबंधित कुछ विषय आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इतना कह करके मैं मेरा जो विषय है वो पूरा कर लेता हूँ। बीच में एक दो तीन जो लोक वैद्य सभा की कुछ नोट्स का एक विषय था, वो अभी मुझे मिला नहीं, वो अचानक से करप्ट हो गई, तो उसकी एक दो बातें शायद छूट गई ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो मुझे लगता है कि पूरा जो जितना आज संभव था उतना कर लिया है। तो मुझे लगता है चर्चा के लिए मंच उपलब्ध है। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जो आपने जो बुक्स का नाम बताया, वो अगर आप इस व्हाट्सएप चैट में डालेंगे या रिपीट करेंगे तो अच्छा होगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, कोई लिख सकते हैं तो कृपया। अनुपम मिश्र जी द्वारा लिखित पुस्तक है आज भी खड़े हैं तालाब। आज भी खरे खड़े हैं। खरे खरे खरे। खरं खोट्यातलं खरं। ओके। आज भी खरे हैं तालाब, अनुपम मिश्र। हाँ हाँ जी। और दूसरा? द ब्यूटीफुल ट्री, आचार्य ऑथर? धर्मपाल। थैंक यू। साइंस और एंड भी? टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी बाय आचार्य धर्मपाल। 15th सेंचुरी और 18th सेंचुरी? 18th 18। 18। हाँ। आचार्य धर्मपाल जी की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो जिस प्रकार, वो तो गांधीवादी थे, गांधी जी के शिष्य थे। नहीं, अभी आपने ये जो सब बातें बोली हैं बहुत ही अच्छी तरीके से छुआ है इन सब बातों को।
मैं तो कहती हूँ ये बहुत ही वास्ट और डीप नॉलेज है, स्टडी करने के लिए भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी आपने अच्छी तरह से हम सबको उनसे परिचित कराया है। धन्यवाद। इतना ही कहना था मुझे। तो मनीषा तो अगर ये कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो हम एंड की तरफ जाए। हाँ, सारे पुस्तकों के नाम मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए हैं। किसी को कुछ धन्यवाद विवश। हाँ, और बोलो। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी 1-2 मिनट टाइम है हमारे पास। अनुपम मिश्रजींचं अजून एक पुस्तक आहे ते पण मी लिहिलंय चॅट बॉक्स मध्ये, राजस्थान की रजत बुंदे. ओके. ते कशावर आहे? पाण्यावरच आहे तिथलं पारंपरिक ओके. ऑब्झर्वेशन. एक एक मेरा सुझाव है भी, क्योंकि सब प्रकार के लोग आए होंगे, तो इस विषय में यदि अध्ययन करने की प्रक्रिया में शक्ति के माध्यम से भी कुछ लोग जुड़ना चाहे तो शक्ति के प्लेटफॉर्म पर भी एक अध्ययन की एक रचना इसको लेकर के बनाई जा सकती है। बहुत सारे विषय मेटलर्जी के विषय है, जैसे अगरिया जनजाति का लोहा है जो लोहा बनाते हैं लेकिन उसको जंग नहीं लगता, जिसका कोकड़ में बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है कि जो समुद्र के अंदर रहता है लेकिन उसको जंग नहीं रखता। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पर काम हुए भी है जिनके ऊपर अच्छा अध्ययन होना भी आवश्यक है। तो हम में से जो लोग इस विषय में इंटरेस्टेड होंगे तो शक्ति के माध्यम से भी एक अध्ययन की प्रक्रिया ऐसे किसी विषय को लेकर के चल सकती बोलू विचारू। हाँ, विचारा विचारा. नमस्कार, मैं हर्षाबेन मर्चेंट हूँ बीएड कॉलेज में। तो मुझे ध्यान में आया कि आप जो एनवायरनमेंट की इतनी अच्छे से बात कही और हम जानते भी थे, और जान के भी हम लोग कुछ कर नहीं पाते जब भी फंक्शंस होते हैं। तो आपको लगता है कि इसको थोड़ा सरल भाषा में करके सभी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन के तौर पे हम एनवायरमेंटल एजुकेशन में आवाज सिलेबस पूरी में नहीं आई। डालें, सिलेबस में डालें। हेलो, जी जी हेलो। हमें ऐसे लगता है कि ये इतने अच्छे सब्जेक्ट को हम बच्चों के भविष्य के लिए सिलेबस में डाले अच्छी और सरल भाषा में और चित्रों के साथ। तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि ये नहीं, जानते हुए भी ये बात सही है, लेकिन जी हाँ बोलिए। कल क्या हेलो, हो गया, ये विषय समझ में आ रहा है कि दो प्रकार के भाव होते हैं, एक कार्य कारण भाव होता है और सहचारण भाव होता है। अभी विषय ऐसा हो गया कि हमारे पास ये जितना भी ज्ञान है उस विषय को लेकर के उसका जो एक कार्य कारण भाव में एक डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको ऐसे बनाना कि वो अगले व्यक्ति को सिखाया जाए, ऐसा उस विषय को लेकर के एक अच्छा अध्ययन करना पड़ेगा। और वो स्वाभाविक हमारी जिम्मेदारी भी है, जो एकेडमिशियंस है, जो इस विषय में काम कर रहे हैं, जो इस विषय में संवेदना रखते हैं। तो यदि ऐसा कार्य हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में उसको करिकुलम में लाना या उसको नियमित रचना का एक अंग बनाना, ये सब हो सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्य अभी इसके ऊपर बाकी है जो करना पड़ेगा ऐसे लगता लेकिन कोई तो स्टार्ट करे ना, तो आई एम रेडी फॉर दैट। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, मुझे ठीक लगता है। है हम हाँ, धन्यवाद विवस्वान जी। विवस्वान जी ने आपके अनुभवों के ऊपर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा, घरों की रचना, लोक वैद्य सभा, तालाब की रचना, गांवों का तालाबों की रचना में
और मेंटेनेंस में सहभाग, अंग्रेजों ने फैलाया हुआ नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, प्लास्टिक का यूज, पत्तों का उपयोग, मार्केट की स्ट्रेटेजी, हमारे अपने मानक होने की आवश्यकता, इसके ऊपर बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग बेसिक ऐसा विचार हमारे सामने रखा है। ऐसे एखादे केस स्टडी को लेकर भी मेरे ख्याल से और एक विज्ञान कट्टा भी शायद हो सकता है। तो ये सब आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए सब रचना ही उन्होंने बताई है। तो धन्यवाद विवस्वान जी आपका। और हम सांगता की ओर आते हैं। मैं सोनाली जी को विनंती करती हूँ कि आप शांति मंत्र गाएं। धन्यवाद। सोनाली जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।